तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट न्यू चैप्टर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में आप लोगों को क्लियर है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट स्केलर एंड सेकंड वेक्टर्स। अब स्केलर क्वांटिटीज किसको कहेंगे? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको अपन बोलते हैं स्केलर्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्पीड हो गया, फॉर एग्जाम्पल वर्क हो गया, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर्स, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन is called vectors. For example displacement, for example velocity, for example acceleration, force, etc. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। वेक्टर्स को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो एरो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो शो करती है इसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है और ये जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये हेड जो शो कर रहा है वो डायरेक्शन। तो वेक्टर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो एंड द लेंथ ऑफ एरो शोज इट्स मैग्नीट्यूड एंड हेड शोज इट्स डायरेक्शन। पर जनरली नोटेशन जो यूज करते हैं अल्फाबेट्स ए बार बी बार, ये ए के ऊपर अपन इस तरीके से एरो लगा देते हैं, लेकिन जब अपन फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये एरो ना लगा कर सीधे ऐसा बस कर देते हैं। ये भी एक ही बात है। तो एक्चुअली में जब आपने ऐसा किया तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन ऐसा कर दिया मतलब वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है ये जो ओपी बार, ऐसा इस तरीके। इसका मतलब वेक्टर जो है उसका टेल कहाँ पर है? ओ पर, हेड कहाँ पर है? पी पर, और वेक्टर का डायरेक्शन है फ्रॉम ओ टू पी। अब यदि इस वेक्टर का हमको मॉडुलस, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यदि वो शो करना तो ऐसा शो करते हैं। इसका मतलब ये 10 हो गया, या बिना ऐसे कुछ करके भी सिंपल भी करेंगे तो भी ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, राइट। तो नेक्स्ट जो आपको मेरे को बताना था रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट इसके बाद यदि बच्चों अपन बात करते हैं तो को देखना चाहिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करना चाहिए। टाइप्स, तो टाइप्स में अपन फर्स्ट बात करें तो हम बोलेंगे लाइक और इक्वल वेक्टर्स। द वेक्टर्स which are equal in magnitude and same in direction are called like or equal vectors। यदि ऐसे वेक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं, डायरेक्शन में भी सेम हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को अपन बोलते हैं लाइक और इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स को ऐसा लिखा जाता है। सेकेंड यदि अपन बात करते हैं तो होता है अपोजिट वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक और अपोजिट वेक्टर्स। इनको ऐसा लिखते हैं ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार। इक्वल लगा है इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के अपोजिट है, मतलब वेक्टर बी का डायरेक्शन भी वेक्टर ए के अपोजिट है। फिर थर्ड हमको बताना चाहिए पैरेलल वेक्टर्स। द वेक्टर्स which are parallel are called parallel vectors। तो फिर आपके दिमाग में बात आती होगी कि सर ये लाइक वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स भी तो पैरेलल हैं या अपोजिट वेक्टर्स भी तो पैरेलल हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। हर इक्वल वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स पैरेलल होगा, हर अपोजिट वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन सब पैरेलल वेक्टर्स लाइक वेक्टर हों
या अपोजिट वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड में ये डिफरेंट होगा तो नहीं होगा, लेकिन ये तो पैरेलल होंगे, ये तो कंपलसरी है। अब जैसे ये बी बार है, यदि मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल है, डायरेक्शन सेम है, तो आप इसको लिखोगे बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बार। ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं। या फिर जैसे आपको दिख रहा है वेक्टर सी बार इज इक्वल टू, छोटा सा दिख रहा है, इस ए बार का जस्ट हाफ ऑफ ए बार, लेकिन माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपको क्लियर दिख रहा कि यार बी बार को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इसको इससे माइनस हाफ से, और पैरेलल है ये। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसा लिख सकते बी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, या सी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, लैम्डा 1 लैम्डा 2। यहाँ लैम्डा 1 की वैल्यू 2 है, यहाँ लैम्डा 2 की वैल्यू माइनस हाफ है। मतलब कभी भी यदि ऐसा लिखा हुआ है कि बी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, इसका मतलब बी बार इज पैरेलल टू ए बार। ये लैम्डा जो है वो कोई स्केलर वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव का मतलब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल होंगे। फिर फोर्थ, यदि मैं फोर्थ आपसे बात करूं तो आप लोग को बताना चाहिए मुझे जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर। ये पॉइंटेड वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका हेड और टेल दोनों सेम पॉइंट पर है। मतलब अपन ऐसा लिखते हैं ना पी पी बार, तो लिखने से समझ में आ गया कि इस वेक्टर का हेड और टेल सेम पॉइंट पर है, मतलब ये जीरो वेक्टर है। मतलब इसका जो मॉडुलस है वो डेफिनेटली जीरो होगा। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, इन वेक्टर का हेड और टेल सेम पॉइंट पर होता है। स्वाभाविक ये पॉइंटेड वेक्टर डायरेक्शन इससे समझ में नहीं आता है, पर फिर भी डिफाइन करना पड़ता है, उसके कुछ कारण हैं, वो अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, the vector whose magnitude is 1 is called unit vector। ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा लिखा है, इसका मतलब इस वेक्टर का जो मॉडुलस है वो 1 होगा। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब जैसे आपको कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, इसी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मतलब ये वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 है, आपको इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है मॉडुलस 1 है वो फाइंड करना है। डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो बहुत सिंपल, कभी भी किसी वेक्टर को यदि उसी के मॉडुलस से आप डिवाइड कर दोगे तो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर जो था मान लीजिए 5 न्यूटन है, डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, इसको डिवाइड कर दीजिए इसी के मैग्नीट्यूड से 5 से, तो आपको क्लियर है, जो डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड को करोगे 1 न्यूटन आ जाएगा, डायरेक्शन थोड़ी डिवाइड होगा। मतलब सेम डायरेक्शन में आपको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर। तो कभी भी किसी वेक्टर को यदि उसी के मॉडुलस से डिवाइड किया जाए मैग्नीट्यूड से, तो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। अब बच्चों ये जो आई है वो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस,
यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो J है वो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। व्हाट इज I? I, this is unit vector along x axis. What is J? Unit vector along y axis. What is K? Unit vector along z axis. ऐसा हमने क्यों बोला? क्या है कि आपने मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप बोल सकते हैं पूरा पूरा अप्लाई 3 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। या फिर यदि आपको वेक्टर्स समझ में आता है तो केवल इतना लिख दीजिए 3i फोर्स F इजिकल टू 3i। इससे एकदम क्लियर हो गया आपको, क्योंकि i का मैग्नीट्यूड आपको पता है 1, 3 इंटू 1 3, मतलब 3 न्यूटन फोर्स है। किस डायरेक्शन में? तो I बोलने समझ में आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। 4J मतलब 4 न्यूटन अलोंग y एक्सिस, 7K 7 न्यूटन अलोंग z एक्सिस। तो कभी भी वेक्टर्स को जो है अपन देखेंगे धीरे धीरे I, J और K से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई क्वांटिटी आप शो कर रहे हैं I, J और K के टर्म्स में, मतलब डेफिनेटली वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर नेक्स्ट बच्चों, यूनिट वेक्टर के बाद मुझे आपको बताना चाहिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कभी भी किसी पॉइंट की जो पोजीशन है वो लोकेट करने के 3 मेथड्स हैं। एक कार्टेशियन मेथड, एक पोलर मेथड और तीसरा है वेक्टर मेथड। कार्टेशियन मेथड में आप कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 3, तो आपको मालूम है 2 यूनिट चलना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस और 3 यूनिट चलना पड़ेगा अलोंग वाई एक्सिस, तो उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे आप। आपको इससे पोजीशन पता चल रही है। सेकंड मेथड होता है पोलर मेथड। इसमें आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट बताए जाते हैं 30 डिग्री 5 यूनिट्स, मतलब एक्स एक्सिस से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कितने का एंगल बना रही है 30 डिग्री, और इस लाइन पे कितने यूनिट मूव करना है 5 यूनिट्स, तो उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। और तीसरा मेथड है वेक्टर मेथड। इसमें हम लोग जो भी पॉइंट होता है उस पॉइंट को किससे ज्वाइन करते हैं? ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। तो जो वेक्टर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो शो करती है इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस, और हेड शो करता है डायरेक्शन। मतलब यदि मैं बोलूंगा OP बार, दिस इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और यदि मैं ऐसा शो कर दूं तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, OQ बार। इसको हम लोग यहां पर यदि ग्राफ पर बना दें, वेक्टर के फॉर्म में शो कर दें 6 पोजीशन वेक्टर, तो इसका मतलब ये होगा ये P और ये Q, तो ये P और ये Q, ये O तो ये OP बार, ये OQ बार। OP बार इसको मैं R1 बार भी लिख सकता हूं, OQ बार इसको मैं R2 बार भी लिख सकता हूं। तो OP बार मतलब R1 बार, एंड दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और OQ बार, दिस इज कॉल्ड
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। नेक्स्ट इसके बाद सेवेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। The vector which shows the displacement of any particle from one point to another point is called displacement vector of the given particle। मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है पॉइंट P से Q ऐसा, तो इस PQ बार को आप बोलोगे जो भी पार्टिकल मूव कर रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो पार्टिकल P से Q पर मूव कर रहा है उसके लिए क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू हमेशा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यदि R1 है या R2 है तो PQ को हम लोग लिख सकते हैं R2 बार माइनस R1 बार। ये है बच्चों वेक्टर्स के कुछ मेन टाइप। पर इसके अलावा भी कोलिनियर वेक्टर एक और टाइप है, एर्थ कोलिनियर वेक्टर्स। नेम से समझ में आ रहा है, द वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो 7 के बाद 8th कोलिनियर, जो किसमें हो? एक ही लाइन में है, ए बार बी बार सी बार। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। फिर नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर्स, द वेक्टर्स which lies in the same plane are called coplanar vectors। इस वक्त बोर्ड पर जितने वेक्टर्स बने हैं सब कोप्लेनर हैं क्योंकि सब वर्टिकल प्लेन में हैं। आपको दिख रहा है ये वेक्टर, ये वेक्टर्स, ये वेक्टर्स, ये वेक्टर्स, जितने आपको यहाँ पर वेक्टर्स बने हैं सब R1, R2, R2 माइनस R2 सब कौन सा वेक्टर्स है? कोप्लेनर। The vectors which lies in the same plane। ये हो गया 9th। 10th co-initial vectors, the vectors which starts from the same point is called co-initial vectors। यदि यहां पर आप देखें तो OP और OQ को भी आप co-initial vectors बोलेंगे, दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। पर यदि मान लीजिए यहां पर ऐसा डायग्राम बना, ये R1 बार और ये R2 बार, इनको भी आप क्या बोलेंगे? को इनिशियल, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे उनको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। राइट, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों स्केलर्स में तो अपन सब करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब करते हैं, डिवाइड करते हैं। वेक्टर्स में जो है वो केवल अपन 3 चीजें करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्वेश्चन उठता है कि वेक्टर्स में अपन एडिशन कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स में ऐड करने का जो तरीका है उसमें से फर्स्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस मेथड में जैसे ये वेक्टर A है और इसमें यदि ये सेकंड वेक्टर B को आपको ऐड करना है तो आपको फर्स्ट वेक्टर जो है वो इस तरीके से, सेकंड वेक्टर को इस तरीके से और थर्ड वेक्टर को इस तरीके से।
ए प्लस बी। मतलब जिन टू वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उनको किसी ट्रायंगल की टू सक्सेसिव साइड्स पर सेम ऑर्डर में ड्रॉ कर दीजिए। सेम ऑर्डर का मतलब जब फर्स्ट वेक्टर हुआ तो उसके बाद जस्ट सेकंड वेक्टर। तो जो थर्ड साइड होती है अपोजिट ऑर्डर में, ऐसा मतलब यदि ये ऐसा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये चलेगा क्लॉकवाइज। ये शो करता है इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन। दिस इज ट्रायंगल मेथड। According to this method, if the given vectors are drawn on the two successive sides of a triangle in same order, then the third side in opposite order shows the addition of given vectors. Triangle method. Second होती है जिसको अपन बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में यदि इन्हीं वेक्टर्स को हमको ऐड करना है, पैरेललोग्राम मेथड, तो इस मेथड में पैरेललोग्राम मेथड, इसमें जिन टू वेक्टर्स को ऐड करना है उनको किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर ड्रॉ करना रहता है। ए का लाइक वेक्टर, बी का लाइक वेक्टर, और फिर ये बी का लाइक वेक्टर यहां भी होगा और ए का लाइक वेक्टर ये भी होगा। पैरेललोग्राम है ये। जो गिवन वेक्टर जिनको ऐड करना था हमने इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पे ड्रॉ किया है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास होता है वो शो करता है इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन, ए प्लस बी। एक चीज ध्यान रखिए, एडिशन को ही अपन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब नेट वेक्टर, नेट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड, इफ द गिवन वेक्टर्स आर ड्रॉन ऑन द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then the diagonal which is passing through their point of intersection shows the addition of given vectors. पर बच्चों सबसे बढ़िया तरीका ऐड करने का है ना ये मेथड ना वो मेथड। सबसे बढ़िया है कि ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो आप तो फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, लेकिन उसका टेल कहाँ रखो? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। जिन टू वेक्टर्स को आपको ऐड करना उसमें फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, लेकिन उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख दीजिए। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। ये इसको अपन बोलते हैं ए प्लस बी। मैं क्या बोल रहा हूं समझिए। यदि ये फर्स्ट वेक्टर ओपी है, सेकंड वेक्टर पी क्यू है, तो ओपी बार प्लस पी क्यू बार इज इक्वल टू होगा फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड, ओ क्यू बार। ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ऑफ ओ क्यू बार। ये इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर एक वेक्टर फोर्स ऐसा लग रहा है, सेकंड बॉडी से फोर्स ऐसा लग रहा है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताओ बॉडी ए के डायरेक्शन में जाएगी या बी के, तो आपका आंसर होना चाहिए ना तो ए के डायरेक्शन में जाएगी ना तो बी के, तो कहां जाएगी? जहां इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट। और आप देखिए ये इससे मैच कर रहा है, मतलब एडिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार। ऐसे ही एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार
इज इक्वल टू ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कॉम्युटेटिव लॉ भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद मुझे बताना चाहिए बच्चों आपको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये जो आप रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, यदि मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ए बार, ये वेक्टर बी बार है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा। तो आपको ये पता ही है कि यदि टू वेक्टर्स है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इस रिजल्टेंट का फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा, मतलब डायरेक्शन, वो tan अल्फा इज इक्वल टू होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और इससे डायरेक्शन। व्हाट इज अल्फा? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर, राइट। तो जल्दी से ये भी कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो जैसा हमने एडिशन समझा वैसा ही एक्चुअली हम लोग सब्ट्रैक्शन समझते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है और इसमें से आपको वेक्टर बी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर बी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एकदम सिंपल स्टेप्स है। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप एडिशन का ही सपोर्ट लेते हैं। बहुत सिंपल, आप वेक्टर ए का लाइक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, माइनस साइन को यहां शिफ्ट कर दीजिए तो यहां प्लस आ जाएगा। जैसे ही माइनस साइन यहां जाएगा इस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। ऐड करने का तरीका आप जानते हैं। फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करना है, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करना है, और उसका टेल कहां रखना है? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। इसको क्या बोलोगे? माइनस ऑफ बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो कहां से कहां ऐड करते हैं? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, ऐसा। इसको क्या बोलोगे आप? ए बार प्लस माइनस बी। प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। कुल मिलाकर क्या मिल गया आपको? ए माइनस बी। तो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का ये तरीका है। जो टू वेक्टर्स हैं उसमें से फर्स्ट वेक्टर में से सेकंड वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी, तो पहले माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे ही यहाँ माइनस जाएगा इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका आपको पता है। फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, लेकिन सेकंड का टेल कहाँ रख दो? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। तो ये जो इनका दोनों का एडिशन या रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। अब बच्चों ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। चाहो तो आप करके देखो, b माइनस ए, यही वेक्टर्स हैं, आपने a माइनस बी किया, ये आया, b माइनस ए करके देख लीजिए। तो b मतलब ये वेक्टर b हो गया, माइनस वेक्टर a, तो ये आपको ये दिख रहा है, ये वेक्टर a हो गया। अब आप देखें तो ये b वेक्टर ये हो गया,
माइनस साइन तो यहाँ शिफ्ट कर दें तो प्लस जाएगा। जैसे ही यहाँ माइनस जाएगा इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब दोनों वेक्टर्स को ऐड करके देखें तो फर्स्ट वेक्टर ये बी हो गया, सेकंड वेक्टर इसका टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख दीजिए तो ये माइनस ए हुआ। अब इन दोनों का एडिशन या रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो आप इसको क्या बोलोगे? बी प्लस माइनस ए या बी माइनस ए। यदि मैंने प्रॉपर स्केल लेकर बनाया होता तब आपको देखने मिलता कि जो लेंथ जो मैग्नीट्यूड इसकी आ रही है वही इसकी आ रही है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। मतलब यदि ये a माइनस बी अपन ने फाइंड किया था तो ये हो जाएगा b माइनस ए। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स जो हैं मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। इसका मतलब सही मायने में दोनों कैसे हैं? अपोजिट वेक्टर। तो इनको आप लिख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस ए। इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं है। यदि इक्वल करना तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। तो जो सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते। जब कॉम्यूटेटिव नहीं करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेंगे, राइट? कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट आपको समझना चाहिए रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। तो आप यहां देखिए, यदि मान लीजिए ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है ए एक्स बार और एक ये वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, इसको मैंने बोला ए वाई बार। यदि इस वेक्टर का यहां मैं लाइक वेक्टर ड्रॉ कर दूं तो इसको भी मैं लिख सकता हूं ए वाई बार। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि सेकंड वेक्टर का टेल कहां रखा है? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो ये होगा, ऐसा होगा। मतलब ये क्या होना चाहिए? ए एक्स प्लस ए वाई। अभी फिलहाल इसको मैं ए बार लिख देता हूं। तो इसका मतलब आप यहां देख रहे हैं तो आप बोलेंगे ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ऑफ ए। वेक्टर का ऐड किया है अपने। भाई आप सिंपल देखिए ना, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। तो यदि मैंने बोला होता तो आप ऐसा बोलते हैं ओ पी बार प्लस पी क्यू बार इज इक्वल टू ऑफ ओ क्यू बार। कहां से कहां ऐड करते हैं? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो व्हाट इज ओ पी बार? दिस इज कॉल्ड ए एक्स बार। व्हाट इज पी क्यू बार? ए वाई बार। व्हाट इज ओ क्यू बार? ए बार। मैंने पूछा ये क्या किया आपने? तो आप बोलेंगे वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को ऐड कर दिया, ए एक्स बार प्लस ए वाई बार। लेकिन यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस ए वाई बार, तो अभी भी तो सेम है। राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड लिख दिया, सेम है। तो मैं पूछूं ये क्या लिखा है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर आपने वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया है उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। जैसे 10 रुपए है ना, तो 3 रुपए धन 7 हो गया, बांट दिए। पहले ये ऐड हो रहे थे, 3 + 7 ऐड हो रहे थे, और अब
ये 10 का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिजॉल्व कर दिया आपने। वैसे वेक्टर को भी रिजॉल्व कर दिया आपने उसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो दिस इज व्हाट रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स इन टू डायमेंशन। अब मैं यदि चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बार इज इक्वल टू, ये जो वेक्टर है मान लीजिए इसकी लेंथ ए एक्स है इतनी, और ये जो वेक्टर दिख रहा है इसकी लेंथ सपोज ए वाई है। देखिए आपने, मैंने ऊपर बार नहीं लगाया, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड। तो मैं इस ए एक्स बार को लिख सकता हूं ए एक्स आई, और ए वाई बार को लिख सकता हूं ए वाई जे। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, तो 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और i क्या बता रहा है, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे 3 क्या हो गया, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और j क्या हो गया, उसका डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस। तो आपके सामने मैंने वेक्टर a को रिजॉल्व कर दिया उसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट ए एक्स आई और दूसरा कंपोनेंट ए वाई जे। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि चलिए ये आपको दिख रहा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसी के पैरेलल ये है, तो 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें इस साइड की लेंथ है ए एक्स, इस साइड की लेंथ है ए वाई। तो यदि मैं आपसे हाइपोटेनियस पूछूं तो आप बता सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, और आपको मालूम है इसकी जो भी आप लेंथ बोलेंगे वो एक्चुअल में इस वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मतलब आप बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब यदि आपको ऐसा वेक्टर दे दिया जाए और मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप ऐसे निकालोगे, जैसे ये वेक्टर है, यदि मैं इसी वेक्टर का मॉडुलस पूछूंगा मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो गिवन वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि मैं आपसे यूनिट वेक्टर पूछूं तो आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर के लिए गिवन वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसी के मॉडुलस से। मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में क्या निकल आया, यूनिट वेक्टर। यदि मैं इसी वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ये पूछूं आपसे तो आप बोलोगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब आप लोगे ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो आपको थ्योरी समझनी चाहिए। ये जो वेक्टर लिखा था मैंने, इस वेक्टर को यदि यहां लिख दूं ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो यदि ऐसा वेक्टर आपको गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, गिवन वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसी के मॉडुलस से, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यदि डायरेक्शन पूछेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। जैसे इसी का एग्जाम्पल ये दिख रहा है, यदि ये वेक्टर है और इस वेक्टर का मॉडुलस पूछूंगा तो आप बोलोगे रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब आप बोलोगे रूट ओवर 4 प्लस 9 13 रूट 13। यदि मैं बोलूंगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ तो आप बोलोगे ए बार अपॉन मॉड ए, मतलब 2i प्लस 3j अपॉन रूट 13, या इसी को आप ऐसा बोल सकते हो 2 बाय रूट 13 i प्लस 3 बाय रूट 13 j।
यदि मैं डायरेक्शन पूछूं इसका एक्स एक्सिस है टेन थीटा, तो आप बोलोगे ए वाई अपॉन ए एक्स, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, टेन इनवर्स 3/2 या फिर 1.5, ये आंसर हो जाएगा। ये आपने एक किसी वेक्टर का रिजोल्यूशंस किया है इन 2 डायमेंशन, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम बोले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, यहाँ कोई पॉइंट P है और उसका पोजीशन वेक्टर है OP, जिसको मान लीजिए मैं बोलता हूँ A बार। इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस जिसको आप बोलेंगे AX, एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस जिसको आप बोलोगे AY बार, और एक कंपोनेंट होगा जिसको आप बोलोगे अलोंग Z एक्सिस। तो जैसे ये है बिल्कुल एग्जैक्टली A बार इज इक्वल टू हो जाएगा AX बार प्लस AY बार प्लस AZ बार। वेक्टर सम, ये 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम। अब इस वेक्टर का मॉडुलस पूछूंगा मॉड, तो आप लोग रूट ओवर, या इसी को आप कैसा लिख सकते हो, इस वेक्टर को कैसा लिख सकते हो, A बार इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK। इसी का मॉड पूछूंगा मैं, तो आप बोलोगे रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। यदि इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछूं A कैप, तो आप बोलोगे A बार अपॉन मॉड A, मतलब AXI प्लस AYJ प्लस AZK अपॉन रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है वो हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है उसको हम बीटा से बताते हैं, और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यहां पर ये वेक्टर का जो कंपोनेंट था वो था AX। तो आप लोग ने फिजिक्स में भी देखा है कि आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो उसके कंपोनेंट में। तो जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट इनटू कॉस, उसी को आप AX बोल रहे हो। इसका मतलब AX किसके इक्वल होगा, A कॉस अल्फा के इक्वल होगा। AY क्या होगा, A कॉस बीटा होगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, बीटा। और AZ जो होगा वो होगा A कॉस गामा, क्योंकि इसका Z एक्सिस ये एंगल बन रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, या कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो AX अपॉन A क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसी को हम लोग L बोलते हैं, L। फिर कॉस बीटा इज इक्वल टू AY अपॉन A, AY अपॉन A, इसको बोलते हैं M। कॉस गामा इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं AZ अपॉन A, इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों का समीशन करके देखो आप, स्क्वायर करके, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, उसी को आप बोलोगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इसी को आप बोल सकते हो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। मिडिल टर्म को आप स्क्वायर करके देखो आप, तो जाएगा AX अपॉन A स्क्वायर प्लस AY अपॉन A स्क्वायर प्लस AZ अपॉन A स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा A स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर,
और ए स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। न्यूमरेटर में भी सेम, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी सेम, कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इनका स्क्वायर का जो समेशन होता है इक्वल टू 1 होता है। मैंने आपको समझाया कि ए एक्स इज इक्वल टू होता है ए कॉस अल्फा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस गामा, या कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, या कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।